नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज को। इसके अंदर हम आज की वीडियो में पर्टिकुलरली जो 6th क्लास की ज्योग्राफी की किताब है उसको पढ़ने वाले हैं और सीरियल वाइज हम 12th तक की जो ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। साथियों, यह जो पूरा सीरीज है वह विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर हम अपना ऑफिशियली जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर 6th क्लास ज्योग्राफी का, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। साथियों, अगर हम पूरे सोलर सिस्टम को देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि एक सूरज है और उस सूरज के चारों ओर हमें बहुत सारे ग्रह देखने को मिलते हैं और संख्या के अंदर देखें तो 8 ग्रह हमें टोटल देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह सोलर का मतलब होता है सूरज और इसका सिस्टम का मतलब हो गया कि सूरज के चारों ओर जो सिस्टम है उसी को सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये पूरे 8 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड और इसी के साथ मीटेरॉइड हमें देखने को मिलते हैं जो कि इसके आसपास सूरज के चारों ओर फैले हुए हैं। तो यह सभी मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है कि आपने कभी आसमान की तरफ देखा होगा और वो आसमान के अंदर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो टाइनी और शाइनिंग ऑब्जेक्ट है वो नजर आते हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे चमकते हुए बहुत सारी वस्तुएं आपको आसमान में नजर आती होंगी और इनमें से कुछ हैं जो बहुत ही ज्यादा मध्यम रोशनी की हैं यानी डिम होती हैं और कुछ हैं जो बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी की होती हैं। ठीक है, इसी के साथ जो तेज रोशनी की होती है वो कभी कभी क्या होती है, ट्विंकल करती रहती हैं। ट्विंकल का मतलब होता है एक तरह से टिमटिमाती रहती हैं। वहीं पर ऐसे भी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नजर आते हैं आसमान में जो कि क्या है, ना ही ट्विंकल करते हैं और ना ही फ्लिकरिंग करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, पूरा सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकरिंग। ठीक है, अब ऐसा उदाहरण हमें नजर आता है मून का यानी चांद का। तो चांद को आपने देखा होगा कि वो कभी भी टिमटिमाता नहीं है, एक बड़ा सा चांद हमें क्या है हमेशा नजर आता है हर रोज। ठीक है, इसी के साथ साथ ही यहाँ पर हम कुछ आगे क्या देखते हैं मून के बारे में कि ये जो मून होता है, चांद होता है, इसकी खास बात है कि ये पूरे के पूरे महीने में अपनी जो एक प्रकार से आकृति है वो चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर देखोगे महीने के शुरुआत में तो आपको पूरा चांद नजर आएगा। इसी डे को बोला जाता है फुल मून और इसको हिंदी में पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब जो मून है यानी चांद है उसका कोई एक सरफेस ही हमें नजर आता है और पूरा नजर आता है, उसको उसको बोला जाता है फुल मून या फिर उसको पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ जब हमें आगे आने वाले दिनों में नजर आता है कि जो चांद है वो थोड़ा सा और कम देखने को मिलता है, चांद कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, चांद कुछ इस प्रकार का दिखने लग जाता है। फिर उसके बाद और दिन बैठता है तो चांद क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब चांद आधा होने के बाद क्या होता है, चांद हल्का सा कम दिखने लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरह से सितारे का फॉर्म यहाँ पर बनने लग जाता है और लास्ट में आप एक दिन ऐसा देखते हो कि चांद बिल्कुल भी दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलता है कि पूरे महीने चलता रहता है और यहाँ पर नजर आता है जिस दिन चांद पूरा दिखता है उसको हम बोलते हैं फुल मून यानी पूर्णिमा। और जिस दिन हमें चांद, ये वाले दिन पे देखिए चांद दिखता ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून और यहाँ पर इसको अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। और अमावस्या का मतलब होता है अंधकार और चूंकि यहाँ पर क्या है, चांद दिखता नहीं है इस दिन पर, इस वजह से इसको अमावस्या के नाम से जाना जाता है।
इसी के साथ अमावस्या की एक खास बात ये होती है, यानी न्यू मून की एक खास बात ये होती है कि चूंकि यहाँ पर चांद की जो रोशनी है वो पूरी तरह से कम हो जाती है, होती ही नहीं है, और जो आसमान के बाकी पार्ट हैं, बाकी हिस्से हैं, वो और भी ज़्यादा क्लियर हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो साफ एक प्रकार से आसमान है वो इस दिन हमें देखने को मिलता है। ये ठीक बात समझ में आ गई आपको? अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि चाँद जब हमें देखने को मिलता है कि अपना लोएस्ट फेज में होता है, यानी जिस दिन चाँद हमें नहीं दिखता, उस दिन क्या है, आसमान में बाकी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि जो दिन में सूरज होता है, उस टाइम पे क्या ये चाँद वहां से गायब हो जाते हैं, या वो जो चांद के अलावा बाकी जो सितारे हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे हैं, तारे हैं, वो हमें डे के टाइम में यानी दिन के समय में हमें क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका सीधा सा कारण है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, द वेरी ब्राइट लाइट of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। यानी दिन के अंदर जो सूरज की रोशनी है वह इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी रोशनी सारी चीजों को क्या है, ढक देती है, और बाकी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि सन जो है और मून है, वो दोनों ही क्या है, एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो कि आसमान में शाइन करते हैं, और इनको हम बेसिकली क्या है, सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सन है, मून है, और भी अदर प्रकार की जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है आसमान के अंदर, उन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी। celestial body is the shining object which is in the sky। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिग होती है। जैसे कि आप सूरज को देखते हो, सूरज भी क्या है, एक प्रकार का सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और ये बहुत बड़े गैस के गोले से बना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जानना चाहो कौन से गैस के गोले से बना होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, हाइड्रोजन से और इसी के साथ हीलियम से ये जो सूरज है वो मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो बड़े बड़े शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सन, उनके पास अपनी हीट होती है, और यहाँ पर इनके पास अपनी ही लाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकराते हैं तो इससे क्या होता है, रोशनी निकलती है। अब चूंकि सूरज इसी हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, तो उसकी सरफेस के ऊपर यानी उसकी सतह के ऊपर जब भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम टकराते रहते हैं हमेशा, इसी वजह से सूरज इतना ज़्यादा ब्राइट हमें नज़र आता है। इसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सेलेस्टियल बॉडी है, जिनके पास अपनी हीट होती है और अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है, उनको हम बेसिकली स्टार के नाम से जानते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है स्टार क्या होता है? ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड गैसेज, उसको हम बेसिकली, एंड दे आर कॉल्ड एज स्टार्स। ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं उनको हम स्टार के नाम से जानते हैं, और यही रीजन है कि सन भी एक प्रकार का स्टार है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, अगर सन भी स्टार है तो वो टिमटिमाता क्यों नहीं है? अगर सन भी स्टार है तो वो इतना छोटा क्यों नहीं है? अगर सन भी एक स्टार है तो वो इतना ज्यादा बड़ा क्यों है, और उसमें इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है? ये सारे प्रश्न आपके मन में आए होंगे, तो इसका उत्तर भी अब आइए देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि स्टार जो है वो नाइट स्काई के अंदर जो सन है उसी की तरह ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो गर्मी है उसका एहसास हमें नहीं होता है, क्योंकि ये जो बाकी स्टार हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर
होते हैं। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज जो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है उसकी गर्माहट आपको नहीं मिलेगी। अब ये है, आप यहाँ पर देखते होंगे, ये है अपना अर्थ और ये है अपना सूरज। अब अर्थ के सूरज कितना पास है, और मान लीजिए एक सूरज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर पॉइंट पे, और एक सूरज है यहाँ पर, ठीक है। तो सोच के देखो, इस सूरज की गर्मी हमारे पृथ्वी के ऊपर कहाँ तक पहुंच पाएगी, ठीक है। बहुत दूर होने की वजह से इसकी जो गर्मी है वह हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से हमें नजर आता है कि बहुत दूर होने की वजह से इसकी जो गर्माहट है वो हमें फील नहीं होती, ठीक है। एक बात, और दूसरी बात, आप सभी को पता ही है कि जब कोई चीज हमसे बहुत ही ज्यादा दूर होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी हमें नजर आती है। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि एक एरोप्लेन जब जमीन पर होता है तो वो कितना बड़ा यहाँ पर हमें नजर आता है। वही एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहा होता है तो हमें क्या है, उंगलियों के बराबर नजर आता है। तो इस प्रकार का सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्या देखते हो कि आसमान के अंदर इसी तरह से बहुत सारे जो तारे हैं वो हमें यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि ये जो तारे हैं, जो सूरज है वो तो हमारे बहुत पास है, और दिन के टाइम पर हमें क्या है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, यहाँ पर है अपना बेसिकली क्या है, सूरज, ठीक है। यहाँ पर कौन है, सूरज है, और यहाँ पर कौन है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है। सूरज का मुंह अगर इस तरफ है, रोशनी इस तरफ पड़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। पृथ्वी के आधे पार्ट में क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ पर जो पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगी, रात होगी। और इसी वजह से दिन के समय जो सूरज है वो हमें क्या है, एकदम गर्म नजर आता है इस तरह से, ठीक है। दिन के समय हमें सूरज कैसे, इस तरह से एकदम गर्म नजर आता है। वहीं पर रात के समय क्या होता है, जो पृथ्वी है वो इस तरह से घूमती रहती है। तो रात के समय जब हमारा चेहरा इस तरफ चले जाता है तो हमें नजर आता है एक स्टार यहाँ पर है, ठीक है, एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, और एक स्टार यहाँ पर है। तो देख रहे हो, स्टार बहुत सारे दूर दूर हैं, और दूर दूर होने की वजह से हमारी उन तारों की गर्माहट हम तक नहीं पहुंच पाई, और इस वजह से ये हमें छोटे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि दूर हैं। तो यही रीजन है कि हमें यहाँ पर इस प्रकार का रात के अंदर बहुत सारे तारे नजर आते हैं। दिन के अंदर तो हमें एक ही सूरज नजर आता है क्योंकि वो एकदम पास में है, ठीक है। पास में होने के साथ साथ हमें वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, उसके अलावा कोई और हमें नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर रात के समय जब हमारा चेहरा इस तरफ हो जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे तारे इस तरह से दूर दूर फैले हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं, और यही आप बहुत सारे तारों को यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे सूरज को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये टिमटिमाते हैं, इस वजह से इनको सूरज ना कहकर हम तारे बोलते हैं, ठीक है, स्टार्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि रात के समय ये जितने भी तारे हैं बैक साइड में, ये क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में कोई पैटर्न फॉर्मेट नहीं करते, बल्कि हमें ऐसा देखने में लगता है, इमेजिनरी रूप में देखने को मिलता है कि इस तरह से हमें क्या है, एक पैटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो स्टार है मिलकर क्या है, एक हंसी का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये एक तीर धनुष का निर्माण कर रहे हैं, इस तरह से स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टार मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न बना रहे हैं, और यही जो पैटर्न्स होता है इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पर आपसे अब प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। तो द वेरियस स्टार्स फॉर्म वेरियस पैटर्न्स इन द नाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसी तरह जितने भी फॉर्मेशन होते हैं उन सभी फॉर्मेशन को या फिर आकृति को हमने अलग अलग नाम दे रखा है पहचानने के लिए। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, इसी के साथ साथ
बिग बियर कॉन्स्टिलेशन, इसी के साथ सप्त ऋषि कॉन्स्टिलेशन। अब यहाँ पर इसको सप्त ऋषि कॉन्स्टिलेशन इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें 7 तारों का समूह देखने को मिलता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, सप्त ऋषि तारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो तारा का समूह है इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। और इसी के साथ साथ इसको पॉइंटर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सप्त ऋषि तारे को पॉइंटर स्टार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये उर्सा मेजर के ग्रुप का ही एक स्टार हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको स्काई में देखना है, बेसिकली क्या होता है, पहले के ज़माने में घड़ी और यहाँ पर एक प्रकार से कंपास तो हुआ नहीं करता था जिससे कि हम आज के टाइम पे समय का पता लगाएं और दिशा का पता लगाएं। तो कंपास ना होने की वजह से जो लोग हैं वो क्या करते थे, तारों का यूज करते थे दिशा का पता लगाने के लिए। अब कैसे पता लगाते थे, यहाँ पर इमेज में समझिए। एक कोई यहाँ पर एक इंडिविजुअल खड़ा है या खड़ी है, लड़की है, वो बेसिकली क्या है, ये जो सप्त ऋषि तारा है उसके 2 तारों से सीधी रेखा में देख रही है और सीधी रेखा में देखने के बाद जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है, ठीक है, सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है पूरे कॉन्स्टिलेशन के अंदर, उसको हम बेसिकली बोलते हैं नॉर्दर्न स्टार। तो इससे हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ में वो जहां पर वो स्टार हमें नजर आ रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जहां पर सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आए उसको हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपना जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं करता। इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन इन द स्काई, वो हमेशा से पूरे स्काई के अंदर सेम पोजीशन पर रहता है। साथियों, इसको पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नॉर्थ स्टार या फिर कहो पोल स्टार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ सप्त ऋषि के अंदर हमने क्या देखा था, पॉइंटर स्टार। ठीक है, और ऊपर हमने क्या देखा, पोल स्टार या फिर नॉर्दर्न स्टार। अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि ये जो पोल स्टार का लोकेशन है, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सप्त ऋषि जो तारा है उसके आधार पर लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर 2 ऐसे तारे होते हैं जो सीधी रेखा पे होते हैं और सीधी रेखा से अगर आप सीधे देखोगे तो जो सबसे चमकता हुआ तारा है वही आपका नॉर्थ स्टार है या फिर पोल स्टार है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, वो क्या बात कर रहा है, प्लेनेट के बारे में। अब देखो, हमने अभी बात कर लिया सेलेस्टियल बॉडी होती है। सेलेस्टियल बॉडी के बाद अब हम देखते आसमान में जो भी हमें जो चीजें नजर आती है वो सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। अब ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनमें से कुछ को ना हम प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और यह सूरज की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। इसी के साथ साथ सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट, और इस तरह के जो एक प्रकार से बॉडी है या फिर चीजें हैं उसको हम प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, these all does not have their own light and heat, that is why they all are called as planet। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें यहाँ पर नजर आती है कि मैंने अभी जिस प्लेनेट का नाम लिया वह सभी प्लेनेट इस वजह से हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। उदाहरण के लिए पृथ्वी भी क्या है, एक प्रकार का प्लेनेट है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से तो कोई एक प्रकार से प्रकाश हमें निकलता हुआ नहीं नजर आता। ठीक है, अब ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट का सिंपल सा ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है प्लेनेटाई, जिसका मतलब होता है वंडरर्स या फिर घूमते रहने वाला। अब चूंकि बेसिकली क्या है,
पृथ्वी है और भी अन्य जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। इस वजह से इसका नाम प्लैनेट पड़ गया या फिर प्लैनेटाई पड़ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखते हैं, मून भी हमें यहाँ पर स्काई के अंदर देखने को मिलता है। उसके पास भी अपनी कोई प्रकाश नहीं होती। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपना प्रकाश नहीं हो, डू नॉट हैव हीट और लाइट, दे और आर कॉल्ड एज प्लैनेट। लेकिन एक और चीज होती है जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, उदाहरण के लिए मून। ठीक है, मून के पास भी अपना प्रकाश और बाकी चीजें नहीं होती, और ये बेसिकली क्या है, किसी ना किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी विच राउंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर सूरज के चक्कर लगाती है तो वो चीज क्या कहलाएगी, ग्रह कहलाएगी, प्लैनेट कहलाएगी। अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी पृथ्वी के चक्कर लगाती है या फिर ग्रहों के चक्कर लगाती है, प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है, उसको हम कहेंगे सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है वो नेचुरल भी हो सकती है, जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं मून, और मून ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती हुई हमें नजर आती है। तो ये की फैक्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है। मून इज अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी तरह से मून जैसे इंडिया के, नॉट इंडिया, अर्थ के पास जैसे हमारे पास सैटेलाइट है मून के रूप में, उसी तरह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जुपिटर, सेटर्न और यहाँ पर यूरेनस। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर बहुत सारे क्या है, डेब्रीज घूमते रहते हैं। डेब्रीज का मतलब होता है धूल के कण घूमते रहते हैं। ठीक है, स्मॉल डेब्रीज घूमते रहते हैं, और ये जो स्मॉल डेब्रीज हैं वो एक प्रकार की रिंग बनाते हैं, एक प्रकार की क्या बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये प्लैनेट है, जुपिटर है, सेटर्न है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है। अब ये प्लैनेट है और प्लैनेट के चारों ओर यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इस प्रकार की रिंग बनी हुई है। ठीक है, आपने ऐसे भी ग्रह देखे होंगे कि उसके चारों ओर रिंग बनी होती है। तो इसको बेसिकली आप यहाँ पर समझ सकते हो। हम यहाँ पर बेसिकली इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी देखते हैं, कहाँ पर, जुपिटर पर, सेटर्न पर, यूरेनस पर। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। अब सोलर सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। जितना भी सन के चारों ओर घूमने वाले 8 प्लैनेट हैं, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सभी आते हैं। इसी के साथ साथ जो सैटेलाइट हैं, जैसे कि अभी हमने मून देखा, ठीक है, और भी अदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड और यहाँ पर मीटियोरॉइड और अदर डेब्रीज, जैसा कि अभी मैंने बताया जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस के चारों ओर बहुत सारी धूल के कण हमें नजर आते हैं, डेब्रीज नजर आते हैं। तो यहाँ पर डेब्री भी शामिल कर लीजिएगा। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये पूरा क्या है, सोलर सिस्टम हमें यहाँ पर इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो सन है, सन के चारों ओर मरकरी, वेनस, फिर यहाँ पर अर्थ मार्स के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ये बेसिकली बहुत सारे धूल के कण हैं। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर जो जुपिटर है और जो मार्स है उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। जुपिटर के बाद यहाँ पर सैटर्न आप देख सकते हो, सैटर्न के चारों ओर रिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ यूरेनस देख सकते हो और लास्ट में आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी हमें रिंग देखने को मिलती, रिंग नहीं, इसी प्रकार के डेब्रीज देखने को मिलते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर बाद में बात
करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर कुछ अपना जो किताब होगा उस किताब में आप ये जो पूरी इमेज है उसको सीधा करके देख सकते हो कि मरकुरी का क्या स्पेसिफिक फीचर है, वेनस के क्या स्पेसिफिक फीचर है, वो कितने दिन लगाती है चक्कर लगाने में, और बाकी सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमें कुछ की फैक्ट नजर आते हैं जो कि हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, गूगल कर लेते हैं ताकि वो और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है। सोलर सिस्टम एक बार गूगल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप और अच्छे से यहाँ पर चीजों को समझ सक जाओ। तो यहाँ पर हमने सोलर सिस्टम यहाँ पर सर्च कर दिया। सोलर सिस्टम के अंदर हम गए कहाँ पर, इमेज के अंदर। अब इमेज के अंदर आप सबसे पहले इनको देखोगे, ये है आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, इस प्रकार से आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये आपको सोलर सिस्टम कुछ इस प्रकार से नजर आता है। जो सूरज है उसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह हमें नजर आते हैं, और ये जो मैंने आपको बताया कि जुपिटर के बीच में और यहाँ पर मार्स के बीच में हमें क्या है, एक धूल का कण देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमने देख लिया पूरा सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर प्लैनेट एंड देयर फीचर्स। ठीक है, जो भी हमारे पास प्लैनेट हैं और उनके जो फीचर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी अपने पास आप यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज, ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा, बस आप यहाँ पर देखिए प्लैनेट इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर मरकुरी सबसे पहले आता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये सूरज के सबसे ज्यादा पास में होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो हीट है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है नाइट के समय में भी। इसी के साथ दूसरा नंबर पे आता है वेनस। वेनस में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये हॉटेस्ट हमें नजर आता है। देखो, हॉटेस्ट इस वजह से नजर आता है क्योंकि इसके चारों ओर यहाँ पर आप हल्का सा एक प्रकार से एरिया यहाँ पर देख पाओगे, और वो एरिया बेसिकली क्या करता है, ऐसी गैसेस यहाँ पर नजर आती हैं जो पूरा का पूरा हीट है, गर्मी है, उसको ट्रैप करके रखती है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है, और यही रीजन है कि मरकरी से भी ज्यादा गर्म कौन होता है, वेनस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है अर्थ। ठीक है, अर्थ बेसिकली क्या है, हमें नजर आता है कि पांचवें नंबर पे सबसे साइज में बड़ा है, और लोकेशन वाइज तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर वाटर, एयर, ये सभी प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है वो हमें पॉसिबल होती हुई नजर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्स आता है। मार्स को जो अर्थ है उसका ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि मार्स के ऊपर हमें बहुत सारी ऐसे एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जो कि हमें अर्थ के ऊपर भी नजर आता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, बहुत सारी माउंटेन नजर आते हैं। यहाँ पर अभी क्या है, आइस के कैप भी फाउंड किए गए हैं, फ्रोजन। उसका कुछ जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो साल भर क्या होता है, फ्रीज हमें नजर आता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर यहाँ कभी हीट ही नहीं पहुंचती, यानी सॉरी, यहाँ पर क्या है, कभी सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती। इस वजह से यहाँ पर क्या है, साल भर मौसम ठंडा रहता है। ठीक है, और जुपिटर के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेसिकली एक प्रकार से इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा हीट वाला है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, और बाकी चीजों को भी आप देख सकते हो। सैटर्न के पास क्या है, इसकी खास बात कि इसके चारों ओर क्या है, रिंग है। ठीक है, एक और यहाँ पर ग्रह देखने को मिलता है जिसके पास हमें रिंग नजर आता है। नेपच्यून क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट वाला ग्रह हमें नजर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो सोलर सिस्टम था उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको यहाँ पर डिटेल में देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई अच्छा सा इंफोग्राफिक इमेज मिल जाए तो उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर
क्लियर नहीं है इमेज, इस वजह से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर कुछ खास इमेज हमें मिल नहीं रही है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, बस मुझे उम्मीद है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी क्लास 6th के स्टूडेंट के बिहाफ पर। ठीक है, यहाँ पर ये है इमेज बढ़िया वाली, ये देखिए। तो सबसे पहले आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा मार्स। ठीक है, तो मार्स में आप यहाँ पर देख रहे हो इसका साइज वगैरह, लेंथ वगैरह, ये बाकी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़िएगा कि बेसिकली क्या है, कितने टाइम तक ये पूरे के पूरे सन का जो एक प्रकार से ऑर्बिट है वह लेते हैं। ठीक है, यानी सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं और अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने में यह कितना टाइम लेते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रख सकते हो कि कौन किससे कितना ज्यादा दूर है। ठीक है, और उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हो। जैसे अर्थ है, अर्थ पूरा पृथ्वी का जो पूरा चक्कर है, यानी सूरज का चक्कर है, वो लगाने में कितना 365 दिन का समय लेता है। और अपनी ही दूरी पर क्या है, घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। और अपनी ही दूरी पर घूमने की वजह से यहाँ पर दिन और रात का यहाँ पर फॉर्मेशन हमें होता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हो, ये इतना रहता है, डिस्टेंस वगैरह ये आप देख सकते हो जुपिटर के बारे में। फिर उसके बाद ये नेपच्यून के बारे में। ठीक है, और चलिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना है। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा अपने आप को। तो हमने यहाँ पर चीज़ों को डिटेल में देख लिया, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। सोलर का क्या मतलब होता है? सोल का बेसिकली मतलब होता है रोमन गॉड है, जो कि बेसिकली सन गॉड के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ सन के बारे में हमने देख लिया कि यह जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में हमें देखने को मिलता है। यह पूरे के पूरे एक्सट्रीम हॉट गैस से बना हुआ है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन से बना हुआ है, और दूसरा हीलियम से ये मिलकर बना हुआ है। और हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में टकराते हैं तभी इसके अंदर बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, और उसी की वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यह गर्म होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि इसके पास पुलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी पुलिंग इफेक्ट का मतलब इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसकी वजह से जो अदर प्लैनेट्स है उसको अपनी ओर खींच कर रखता है। इसी के साथ साथ ये अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का, हमारा जो अर्थ है और अदर जो सोलर सिस्टम है उसके लिए। ठीक है, और ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, यानी दूर है। इसी के साथ अगर हम प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट हमें देखने को मिलता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको क्रोनोलॉजिकली आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व अस नट्स। बेसिकली माई से हो गया एम, एम का मतलब हो गया मरकरी, वेरी का मतलब हो गया वी, और वी का मतलब हो गया वेनस, और इसी तरह से एन का मतलब नट्स का मतलब हो गया एन, और एन से मतलब हो गया नेपच्यून। तो इस प्रकार से आप इसका एब्रीवेशन के रूप में भी देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जितने भी 8 प्लैनेट हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, और इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। और इस प्रकार से हमें नजर आता है मरकरी जो है वो अर्थ, नॉट अर्थ, सूरज के सबसे ज्यादा पास नजर आता है, और ये सूरज के चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। इसी के साथ साथ वेनस दूसरे नंबर पे नजर आता है, जो कि अर्थ की तरह ही नजर आता है साइज के बिहाफ पर और शेप के बिहाफ पर। इसी वजह से इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, या अर्थ के ट्विन या जुड़वा बहन के रूप में इसको देखा जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं अर्थ के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर। अभी ये वाला जो पॉइंट है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अर्थ के बारे में स्पेसिफिक फीचर कि अर्थ क्या है, तीसरा सन से लगा हुआ क्या है एक प्लेनेट हमें नजर आता है, और 5th लार्जेस्ट प्लेनेट हमें नजर आता है। और यह अपना जो पोल है उसके ऊपर हल्का सा फ्लैटेंड है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अर्थ है
उसको हम बेसिकली गोल तरह से बना तो देते हैं, लेकिन अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है, अगर आप ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ देखोगे तो हल्का सा ये फ्लैट नजर आता है। ठीक है, तो फ्लैट होने की वजह से ही ये बेसिकली एक प्रकार से अलग प्रकार से क्या बोलते हैं आकृति बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस आकृति को बोला जाता है जियोइड। जियोइड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो पूरा एरिया है वो फ्लैट है, और दूसरा पृथ्वी के बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर क्या है बल्ज हमें नजर आता है, गड्ढे यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं है अर्थ की, यही रीजन है कि इसको अर्थ लाइक शेप के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है जियोइड, जियोइड का मतलब ही है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ का कोई गोल आकार या फिर अंडाकार ऐसी कोई आकृति नहीं है, ना ही संतरे जैसी आकृति है। अर्थ की खुद की अपनी एक पहचान है, वो क्या है उसकी जियोइड आकृति। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नजर आता है कि अर्थ बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा ठंडा भी नहीं है। इसी वजह से जो मानव है वह अर्थ पर रह पाता है और अदर जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर रह पाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखें, यानी अर्थ को दूसरे ग्रह से या चांद से जाकर देखें, तो हमें नजर आएगा अर्थ का जो पूरा अपीयरेंस है वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का लगभग 270% या दूसरे शब्दों में कहें 2/3% जो पूरा अर्थ का इलाका है, सरफेस है, वो वाटर से ढका हुआ है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अर्थ के स्पेसिफिक फीचर, प्लैनेट क्या होता है, सोलर सिस्टम में सन क्या है, बाकी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आगे हम यहाँ पर देखते हैं मून के बारे में। तो मून बेसिकली क्या है, एक प्रकार का सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट हमें नजर आता है जिसका नाम है मून। और ये बहुत ही ज्यादा पृथ्वी के पास में है, इस वजह से यह हमें इतना ज्यादा बड़ा नजर आता है। और पास में कितना है, यह 3,800 3,84,400 किलोमीटर क्या है पृथ्वी से दूर हमें नजर आता है। और यह जो मून है उसकी खास बात यह है कि ये अपनी जो धुरी है उसके ऊपर क्या है 27 दिन का समय लेता है घूर्णन पूरा करने में। ठीक है, यानी एक स्पिन या अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है। वहीं पर अगर पृथ्वी के देखोगे तो वो भी क्या है लगभग 28-29-30 दिन का समय लेता है अपनी धुरी पर। 24 घंटे का बेसिकली महीने के हिसाब से देखोगे तो लगभग 30 दिन का समय लेता है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में। यही रीजन है कि अर्थ का एरिया से आप मून के किसी एक ही भाग पर हमेशा देख पाते हो। ठीक है, उसका जो दूसरा पार्ट है वो कभी भी विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर मून का केवल एक ही साइड हमें नजर आता है, और मून के ऊपर कोई हवा भी नहीं है, और वहां पर हमें बहुत सारे माउंटेन नजर आते हैं। माउंटेन के साथ साथ में हमें वहां पर बहुत सारे प्लेन प्लेन यानी मैदान, और यहाँ पर डिप्रेशन यानी गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि मून के सरफेस पे चूंकि वहां पर गड्ढा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इसी वजह से हमें नजर आता है कि जो मून है उसका सरफेस के ऊपर गड्ढे होने की वजह से आधा भाग आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो कि वो क्या है चमक रहा है, और इसके ज्यादातर भाग क्या है वो क्या है जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर परछाई बनी हुई है, शैडो बनी हुई है, और इस वजह से वो हल्का सा ब्लैक नजर आ रहा है। तो यही रीजन है कि चांद के ऊपर बोला जाता है धब्बे हैं। तो चांद के ऊपर धब्बा नहीं है, बेसिकली वहां पर क्या होता है बहुत सारे गड्ढे हैं, और गड्ढों के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से वो हमें काला नजर आता है या दागनुमा नजर आता है। अब ये हमने सैटेलाइट के बारे में डिटेल में बात कर ली। साथियों, सैटेलाइट के बारे में अभी मैंने आपके साथ अभी एक चीज डिस्कस की थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सैटेलाइट दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है,
जो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी है जो बेसिकली क्या है, प्लेनेट के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है वो मैन मेड भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकते हैं जिनको साइंटिस्ट के माध्यम से डिजाइन किया जाता है यूनिवर्स को समझने के लिए और कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे इंडिया की भी बहुत सारी सैटेलाइट हैं, इनसेट, आईआरएस, एड्यूसेट। जैसा कि मानव निर्मित जो सैटेलाइट है उसकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अपना अर्थ है, अर्थ अर्थ यानी इंडिया है। इंडिया ने क्या किया था, इस प्रकार के रॉकेट से इस प्रकार का सैटेलाइट क्या किया था, जो अंतरिक्ष है उसके अंदर उतारा था। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये सैटेलाइट उतारा। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ डब्बे में, बॉक्स में फैक्ट छूट गए थे, आइए उन सभी को भी देख लेते हैं। तो वर्ड का ओरिजिन की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे हर एक शब्द का कोई ना कोई ओरिजिन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जियो शब्द है, उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अब उसी को साथ अब और भी अदर वर्ड अगर आप जोड़ देते हो तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो यहाँ पर जियोलॉजी जब आप मिला देते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी करना। उसी तरह से जियो का मतलब होता है अर्थ, इसी तरह मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो जियोमेट्री का मतलब होता है कि अर्थ का मेजरमेंट करना या अर्थ को मापना। इसी तरह जियो का मतलब है अर्थ, और यहाँ पर ऑइड का मतलब है बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का शेप। तो जी ऑइड, बेसिक ऑइड का मतलब होता है शेप, तो अर्थ का शेप यानी जी ऑइड। तो इस प्रकार से वर्ड का जो ओरिजिन है वो भी हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसी के साथ एक और यहाँ पर बॉक्स में बात बोली गई है, हु study the celestial bodies and their movement are called as astronomers। तो यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न और आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं और उनके मूवमेंट होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हु इज एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर इज अ इंडिविजुअल हु स्टडीज द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट। और इसी तरह के प्राचीन भारत में एक एस्ट्रोनॉमर हमें देखने को मिलते हैं, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने क्या किया था, सूरज के जो मूवमेंट है, चांद के मूवमेंट है और पृथ्वी की मूवमेंट के आधार पर बताया था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और कैसे नहीं लगता। और सन की मूवमेंट और बाकी जो चीजें हैं वह सारी चीजें आर्यभट्ट ने प्राचीन काल में ही बता दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर और छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, ये वाला पॉइंट एक रह गया था। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको ये पूरा पॉइंट इस वजह से छोड़ा था कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनकी अपनी एक एजेंसी होती है जिसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। यानी उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और यही वर्ल्ड लेवल पे डिसाइड करते हैं कि किसको हम ग्रह मानेंगे और किसको ग्रह नहीं मानेंगे, किसको प्लेनेट मानेंगे, किसको प्लेनेट नहीं मानेंगे। तो उन्होंने 2003 में ये डिसाइड किया कि 2006 के आसपास यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था कि जो प्लूटो है और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि सेरेस और इसी के साथ UB313, इन सभी को हम बेसिकली प्लेनेट अब नहीं कहेंगे। और यही रीजन है कि तब से हम बेसिकली जो नेपच्यून वगैरह अदर बेसिक होते हैं उन सभी को, प्लूटो वगैरह, उनको हम प्लेनेट ना कह के ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे आर कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, लाइट की स्पीड के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो लाइट है वो एक समय पर, ठीक है, यानी 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी जैसे ही आप पलक झपकाते हो, ठीक है, 1 सेकंड में, वैसे ही लाइट की स्पीड इतनी है कि वो कहाँ तक पहुंच जाता है, 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जो सूरज है
उसकी रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। इसी के साथ चांद के ऊपर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये आप नाम ध्यान रख सकते हो। इसी के साथ सैटेलाइट के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, प्लेनेट क्या होता है। अब यहाँ पर लास्ट पोर्शन रह गया है अपना एस्टेरॉइड के बारे में। ठीक है, तो एस्टेरॉइड क्या होता है? आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये बहुत बड़ा क्या है, पत्थर का एक टुकड़ा है। ठीक है, न्यूमेरस न्यूमेरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, बहुत सारे छोटे छोटे वस्तुएं जो सन के चारों ओर घूमती हैं। ठीक है, दे ऑल आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल, दे आर कॉल्ड एज एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड आमतौर पर जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में हमें यहाँ पर नजर आती हैं। अभी मैंने इमेज के अंदर भी आपको ये दिखाया था। ठीक है, इमेज में यहाँ पर हमने देखा था इस जगह पर कि जुपिटर के बीच में और यहाँ पर किसके, मार्स के बीच में ये बड़ा सा क्या है, आप देख रहे हो धूल का कण देख रहे हो, और धूल का कण क्या है, ये बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है, इसी पत्थर के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, जैसे कि इसकी एक इमेज यहाँ पर दिखाई भी गई है जूम करके। इसी के साथ साथ एक और शब्द है मीटियोरॉइड। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर नहीं होते बल्कि छोटे छोटे पीसेज ऑफ रॉक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि क्या है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इनको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये मीटियोरॉइड क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते लगाते क्या करते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और भटकने के बाद ना वो इन ग्रहों के ऊपर गिर जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए जहां कर्सर जा रहा है वहां से एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या हुआ, उसका रास्ता बदल गया और वो पृथ्वी की तरफ बढ़ने लग जाता है इस तरीके से। तो जो पत्थर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आसमान के अंदर कई बार हमें व्हाइटिश ब्रॉड बैंड नजर आता है। व्हाइटिश ब्रॉड बैंड का मतलब है कि आसमान में सफेद कलर का पूरा जो एक प्रकार का सूरज है, या फिर अभी हमने सितारे बोले थे यानी स्टार्स हो गया, उन सभी का गुच्छा नजर आता है। जैसे आप ये वाला पूरा पोर्शन देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टार नजर आ रहे हैं एक साथ मिलके, इतने ज्यादा स्टार नजर आ रहे हैं कि ये सब मिलके क्या है, एक तरह से बादल की तरह नजर आ रहे हैं। तो इसी को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, व्हाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। ठीक है, क्लियर स्टारी नाइट के टाइम पर व्हाइटिश जो ब्रॉडबैंड बनता है, ये बेसिकली जो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, यानी यहाँ पर करोड़ों और अरबों जो सूरज हैं यानी तारे हैं, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं, झुंड बनाते हैं या क्लस्टर बनाते हैं, और इन्हीं क्लस्टर्स को क्या बोला जाता है, मिल्की वे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी बोला जाता है, और इसके भी हमने नाम दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक तारों का पूरा समूह है, फिर आप यहाँ पर एक तारों का पूरा समूह देख रहे हो, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा तारों का एक समूह है। इसी तरह हम क्या करते हैं, सभी को हमने नाम दे रखा है। ये मान लीजिए एक मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी के साथ इसको हम बेसिकली आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। आकाश गंगा इस वजह से बोलते हैं इसको क्योंकि ऐसा हमारे प्राचीन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अध्ययन किया था तो उनको ऐसा लग रहा था कि एक नदी है वो आसमान में बह रही है, जैसे गंगा नदी आसमान में बह रही है, तो इसी वजह से इसका नाम ही पड़ गया आकाश की गंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये गैलेक्सी आखिरकार होती क्या है। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार का, डस्ट का, क्लाउड का, गैसेस का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अब मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स यूनिवर्स, और ऐसी ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो ये पूरा चैप्टर था उसको डिटेल में कवर कर लिया है। आप यहाँ पर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो कि हम क्या हैं, अभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी किसके अंतर्गत आती है? सोलर सिस्टम के अंदर आती है। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है? मिल्की वे के अंदर आता है। और मिल्की वे किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिटेल में देख लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है वो जरूर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ साथियों, प्लेलिस्ट को आप जरूर सर्च कीजिएगा। हिस्ट्री और बाकी सभी सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।